नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बड़ी खबर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर जो पंजाब की सियासत से है। दिल्ली में आज अकाली दल और बीजेपी की बैठक है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। ये बैठक तब हो रही है जब पंजाब में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। आपने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश में कांग्रेस की कमान कैप्टन अमरिंदर के हाथ में आ गई है, लेकिन बीजेपी और अकाली दल के बीच अभी भी कुछ दरारें दिख रही हैं। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ डिटेल्स है फिलहाल मीटिंग को लेकर? कितने बजे तक जो मीटिंग है वो शुरू होएगी और क्या कुछ एजेंडा रहेगा मीटिंग का? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जो मिशन 2017 का सपना अकाली बीजेपी देख रही है, उनका कहना है कि तीसरी बार अकाली बीजेपी सरकार बनाएगी तो उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से आगे प्रचार किया जाए और कौन कौन से मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ में जो अमित शाह ने मीटिंग की थी पंजाब कोर कमेटी के साथ, उसमें जो शिकायतें मिली थी, जो तालमेल की कमी नजर आ रही थी पंजाब में अकाली बीजेपी को लेकर, उसमें किस तरह से तालमेल बिठाया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और साथ में जो जानकारी हमें मिल रही है, अकाली दल का कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है पंजाब को कुछ बड़े फंड नहीं मिले हैं। पंजाब को इस समय कई वित्तीय हालत सुधारने के लिए बड़े फंड की जरूरत है। इसके लिए 15,000 करोड़ की मांग पहले ही जो परमिंदर सिंह ढींडसा पंजाब के वित्त मंत्री हैं उन्होंने मांग की है। और साथ में सहजदारी जो सिखों का मुद्दा है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस मीटिंग में उठ सकते हैं। क्या पंकज, सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है? जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनावों पर चर्चा होनी है। देखिए, जब दोनों बड़ी पार्टियां आपस में बैठेंगी तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सीटों का अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन सीटों को लेकर जरूर बीजेपी चाहेगी कि जो पिछली बार 23 सीटें मिली थी उसको बढ़ाया जाए। इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो बीजेपी के नेता है वो सीधे तौर पर कुछ नेता ऐसे कह रहे हैं कि गठजोड़ नहीं होना चाहिए, और कुछ नेता ये कह रहे हैं कि सीटों को बढ़ाना चाहिए ताकि उनकी भी पंजाब में एक मजबूत पकड़ बने। अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद जब दोनों पार्टियां के जो नेता बैठेंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जी पंकज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में। आज शिवमणि अकाली दल और बीजेपी के नेताओं की बैठक होने वाली है और अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की अब और ज्यादा सक्रियता बढ़ गई है। पार्टी आज पंजाब डायलॉग टू मेक पंजाब मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा करने जा रही है। इसमें पंजाब में आपके मैनिफेस्टो की रूपरेखा नजर आएगी। आज करीब 2 बजे चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया से मुखातिब होंगे, जिसमें संजय सिंह, सुच्चा सिंह छोटेपुर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और आम आदमी पार्टी का आज मैनिफेस्टो की जो रूपरेखा है वो नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, क्या कुछ खास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है? जिस तरह से पंजाब डायलॉग टू मेक पंजाब मैनिफेस्टो, इसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हो सकती है। क्या कुछ चर्चा हो सकती है आज? देखिए मोनिका, अगर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज मैनिफेस्टो की, जैसे दिल्ली में जब मैनिफेस्टो रिलीज किया गया था तो उसमें आम लोगों के बीच में ले जाया गया था, उनसे जुड़े मुद्दे जो थे वो उठाए गए थे। तो इसी की तरह, इसी की तर्ज पर बिल्कुल पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी चाहेगी कि लोगों के बीच में जाकर उनसे जुड़े मुद्दे जो है वो मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किए जाए, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र जो है वो एक जो पार्टी है उसकी नीति जो है कि उसका क्या उसका सोच है, क्या उसके जो वोटर्स होंगे उनके लिए क्या उसका आगे रूपरेखा होगी, तो वो सब जो नीति है वो तय करती है। तो जाहिर तौर पर जो चुनाव है 1 साल रह गया है उसमें, तो ऐसे में जो पार्टी है वो यही चाहेगी कि वो नीति जो बनाए वो ऐसी नीति हो जो सीधे सीधे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात है कि मोनिका, इस बार क्योंकि चुनाव में 1 साल है अभी, लेकिन उसके बावजूद जो पार्टियां हैं वो सभी जोर तोर से पहले ही लग चुकी हैं, और डोर टू डोर कैंपेन जो पार्टी की तरफ से चलाई जाएगी उसको लेकर भी यहाँ पर आज चर्चा हो सकती है। जी मोनिका, जिस तरह से आपने कहा कि डोर टू डोर
कैंपेनिंग हो रही है और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है। पुनीत, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में नजर आएंगे? क्या ब्लूप्रिंट उनकी तरफ से भी पहले तैयार किया गया है या सिर्फ लोगों से ही चर्चा करने के बाद ही मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा? देखिए, अगर हम सबसे बड़ा मुद्दे की अगर हम यहाँ पर बात करें मोनिका, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नशा को लेकर, क्योंकि लगातार क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और संजय सिंह खुद जो है इसमें आरोप लगा चुके हैं। उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस भी इसमें जो था, केस दर्ज किया गया था मजीठिया की तरफ से कि उन्होंने मानहानि का दावा किया था इसमें कि उन्होंने उनको क्षति पहुंचाई। तो लगातार जो एक जनता से जुड़ा मुद्दा ये भी है कि नशाखोरी, और दूसरा जो है भ्रष्टाचार। और ये जो दो बड़े मुद्दे हैं वो जरूर आम आदमी पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पर शामिल करेगी। और दूसरा जो होता है, तीसरा जो मुद्दा रहेगा, यूथ को अपनी ओर किस तरह से आकर्षित किया जा सके, क्योंकि जाहिर तौर पर दिल्ली में भी अगर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां पर यूथ को उन्होंने अपने साथ लिया था। तो यहाँ पर जो यूथ है उससे जुड़े मुद्दे जो है वो भी अपने मैनिफेस्टो में जरूर यहाँ पर शामिल जो है वो करने की बात जरूर सोचेंगे। जी पुनीत, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? कौन कौन से दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं? देखिए, अगर दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो संजय सिंह जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा आशीष खेतान है और सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर हैं, वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। और उसके अलावा जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी को उन्होंने रुख किया है, खैरा जी, वो भी यहाँ पर, सुखपाल सिंह खैरा, वो भी जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये तमाम जो लोग हैं ये आज मीडिया के सामने यहाँ पर रूबरू होंगे और मैनिफेस्टो और जो जिस तरह से उनका आगे जो डोर टू डोर कैंपेन की जो बात है वो कैसे चलेगी उसको लेकर आज जो है वो चर्चा जरूर जी पुनीत, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और ये माना जा रहा है कि आपके मैनिफेस्टो की जो पहली बानगी है वो कहीं ना कहीं आज नजर आ सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी के सपनों के घर को लेकर आज एसएल ग्रुप आशा 2022 नाम से एक स्कीम को लॉन्च करने जा रहा है। एसएल ग्रुप के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रेसिडेंट सुरेश भंडारी सुबह करीब 11:30 बजे इसे लॉन्च करने वाले हैं और फिर वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। आशा 2022 की शुरुआत हरियाणा के पंचकुला शहर से हो रही है और फिर हरियाणा समेत दूसरे शहरों में विस्तार की योजना है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर दीवान मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलबीर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरी स्कीम की लॉन्चिंग को लेकर? देखिए मोनिका, अभी 11:30 बजे के आसपास ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कहीं ना कहीं वो खबर सुना दी जाएगी एक आम आदमी को, जिसमें उसके सपने को पूरा करने वाली ये खबर होगी। क्योंकि आम आदमी की पहुंच से ये जिस तरह से ये माना जा रहा है कि आम आदमी की पहुंच से घर जो है वो बाहर होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी जिस तरह से एक सपना है कि वर्ष 2022 तक हर सर पे छत होनी चाहिए, तो उसी कड़ी में उसी कड़ी में इस योजना के तहत एक बड़ा बल मिल सकता है। इस वक्त सीईओ साहब हमारे साथ हैं, सुरेश भंडारी जी, जो इस स्कीम के बारे में और ज्यादा बता सकते हैं। सर, जिस तरह से स्कीम लॉन्च की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि एक आम आदमी की पहुंच में ये घर होगा, तो किस तरह से इसके क्या क्या फीचर रहेंगे और किस तरह से एक आम आदमी की पहुंच में ये रहेगा? इसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फीचर ये है इसका प्राइस। हम लोग इसको एक बहुत ही कहते हैं अफोर्डेबल और बहुत ही रीचेबल रेट में इसको लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 1521 रुपये स्क्वायर फीट का है। इसका दूसरा बड़ा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि इसमें हम लोग कोई एक स्टैंडर्ड छोटे छोटे साइज़ के घर नहीं दे रहे, हम एक फुल फीचर एक अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे हैं जिसमें कि सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ कस्टमर को दिए जा रहे हैं। सो ये तो डिज़ाइन की पार्ट हो गई कि एक अच्छा घर जिसमें कि आपको अच्छा क्लब, गार्डन, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने का एरिया, शॉप्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, ये सब दिए जा रहे हैं। पर इसके बियॉन्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के दिन में हमारे मार्केट में विश्वास बहुत कम हो गया है कि रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होते हैं। उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने जो आप जानते हैं कि एक रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल जो अभी पाइपलाइन में है, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उनको पहले से मानना शुरू कर दिया है। तो हम लोग एक एस्क्रो मैनेजमेंट मैकेनिज्म शुरू किया है जिसमें कस्टमर का जितना भी पैसा कलेक्ट होगा उसका एक फिक्स्ड अमाउंट 70% हम उसमें डाल देंगे और उससे और उस पैसे को केवल प्रोजेक्ट के लिए खर्च किया जाएगा।
जो कि इंश्योर करेगा कि इस प्रोजेक्ट के डिलीवरी के टाइम पे कभी भी फंड की क्रंचेस ना हो और प्रोजेक्ट जल्दी से बन जाए। सर, हरियाणा सरकार जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी तारीफ कर चुके हैं जिस तरह से आपने पहला जो है स्टेप लिया है हरियाणा में खास तौर पर। और पंचकुला जो एक महंगा शहर माना जाता है, जहां पे ये समझा जाता है कि प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं आसमान छू रही हैं और आम आदमी घर यहाँ पे ले नहीं सकता, ऐसे में आपकी इस स्कीम को कितना यहाँ बल मिलेगा, कितनी उम्मीद करते हैं आप और कितना फायदा है आम आदमी को? आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए तो इस साइज का, इस टिकट साइज का 16 लाख से 16 लाख 17 लाख रुपए से 2 BHK या 19 लाख 20 लाख रुपए में 3 BHK का घर यहाँ पर है ही नहीं। मतलब आप चाहेंगे भी तो आपको नहीं मिल सकता। अगर हम देखें 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK या 1300 साढ़े 1300 स्क्वायर फीट का 3 BHK, तो इस साइज इस डिज़ाइन के घर अवेलेबल ही नहीं है। और जो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से कम्पीट कर सकते हैं प्राइस में, वो बहुत छोटे और लो स्पेक्स हैं। तो ये एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी कहूँगा मैं। ये अफोर्डेबल, जो एक गवर्नमेंट डेफिनेशन है अफोर्डेबल की, ये उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता। ये एक रेगुलर प्रोडक्ट है बट एक नए प्राइस पॉइंट पे है। सो मैं इसको कहूँगा कि ये एग्जैक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विजन है घर देने का सारे देशवासियों को, ये उस विजन पे चलते हुए हमारा ये इनिशिएटिव है। एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी है तो इसका कंपैरिजन मुश्किल है। आप ये नहीं बोल सकते कि इसके जैसे और कैसे है। ये प्रॉब्ली अपने आप में पहला एक घर है, जो पहला एक स्कीम है जो इस तरह से बना के कस्टमर को दिया जा रहा है। जो इसका की है वो है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन्स नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉस प्लान नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि प्रोजेक्ट जो है 2 साल में बिकेगा, उसके बाद बनाएंगे और तब तक प्रमोशन करते रहेंगे। हमारा ये कम समय के अंदर पूरा प्रोजेक्ट को लॉन्च करो, सीरियस कस्टमर्स को प्रोजेक्ट अलॉट करो और उसके बाद उनको घर डिलीवर करो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार का जो सपना है वो उस सपने को भी पूरा करने में एक अहम कदम रहेगा। लेकिन पंचकुला की बात करें, जिस तरह से आपने पंचकुला में ये पहला आपका प्रोजेक्ट है, पंचकुला में कितने घर बनेंगे और इसके बाद फिर किस तरह से इसको पूरे देश में विस्तार से? हाँ, निश्चित तौर पे पंचकुला हमारा पहला प्रोजेक्ट है और यहाँ पर अब हम लोग का जो इस प्रोजेक्ट में आशा पंचकुला सेक्टर 14 में करीब 800 घर बनेंगे, जिसमें करीब 125 घर EWS कैटेगरी के, जो हम गवर्नमेंट को एज पर लाइसेंसिंग पॉलिसी उनको हैंडओवर करेंगे। और बाकी प्रोजेक्ट जो हैं हमारे, और फेज़ 1 में हम लोग करीब 400 घर अभी रिलीज़ कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। पंचकुला हमारा पहला प्रोजेक्ट है, बट पंचकुला में भी और इसके अलावा हरियाणा के कई और शहरों में जैसे रोहतक, बहादुरगढ़ और हिसार और कई सारे जहाँ पर हम लोग के अभी डिस्कशन चल रहे हैं, वहाँ पर हम लॉन्च करेंगे। हम लोग केवल हरियाणा ही नहीं, इनफैक्ट अभी तो होल ऑफ नॉर्थ इंडिया हम लोग प्लान कर रहे हैं और ये समय के साथ साथ आप लोगों को बताते जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है मोनिका कि जो एक विजन है केंद्र सरकार का, जो मिशन है, वो एक जो सपना है, उस सपने की कुछ पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो आज पंचकुला से होने जा रही है। और जिस तरह से भंडारी साहब बता भी रहे हैं कि पूरे देश में इसको लॉन्च किया जाएगा धीरे धीरे, और निश्चित तौर पर एक आम आदमी की पहुंच में ये घर रहेगा। तो इस तरह के फीचर होंगे जिसको अब कुछ ही देर में लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल, तो सपनों का घर मिलने वाला है लोगों को, लेकिन वो भी कम पैसों में। और इनिशिएटिव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है, लेकिन एसएल ग्रुप इसे इस पूरे विजन को सपोर्ट करता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल कुलबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन से बचाए गए सैनिक हनमनथप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के थोइस एयरफील्ड से स्पेशल एयर एम्बुलेंस C-17 ग्लोबल मास्टर प्लेन हनमन को लेकर दिल्ली पहुंच रहा है। हनमनथप्पा की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन स्थिर है। अब हनमन का इलाज दिल्ली में सेना के RR अस्पताल में होगा। सियाचिन में मौत को मात देने के बाद अब हनमन के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। उधर रक्षा विशेषज्ञ दीपांकर मुखर्जी का कहना है कि अपने आप में एक मिरेकल है। एक बहुत ही दुर्गम जगह है, इनमें 30-40 फीट तो बर्फ ही होता है। 6 दिन के बाद एक जवान एम्बुलेंस से उसको रिकवर किया गया।
ये मैं समझता हूँ एक मिरेकल के अगर अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें कि हनुमंत थप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली में उनका इलाज किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने मौत को मात दी है और 6 दिन बाद उन्हें जिंदा निकाला गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है लेकिन स्थिर है। लेकिन आपको बता दें कि इस सैनिक का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है लांस नायक हनुमंत थप्पा और एवलांश की चपेट में आकर वो बर्फ में दब गए थे, लेकिन उन्होंने 6 दिनों के बाद मौत को मात दे दी। 6 दिन बाद सियाचिन में चमत्कार। सियाचिन में हारी मौत, बर्फ से जिंदा निकला जवान, सियाचिन का हनुमान। जब सियाचिन में बर्फीला तूफान आया तो चोटियों के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका भी कांप उठा था। इस हिमस्खलन ने भारतीय सेना के 10 जवानों को अपनी चपेट में ले लिया था। 3 फरवरी को हुए हिमस्खलन में मद्रास रेजिमेंट के 10 सैनिक बर्फ में जिंदा दब गए थे। वक्त बीतने के साथ फौजियों के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर हुआ एक ऐसा करिश्मा जिसे देखकर हर कोई लांस नायक हनुमंत थप्पा को सियाचिन का हनुमान कहेगा। टनों बर्फ के वजन के नीचे दबे हनुमंत थप्पा 6 दिन बाद जिंदा निकाल लिए गए। सियाचिन में बर्फ में दबे जवानों को बचाने के लिए पिछले 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ जवानों के शव भी बरामद हुए, लेकिन लांस नायक हनुमंत थप्पा को जिंदा पाकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ गया है। सियाचिन जहां हड्डियां गलाने वाली ठंड होती है, आंकड़ों में बताएं तो -45 डिग्री सेल्सियस, वहां बर्फ में दबे एक जवान का 6 दिन बाद जिंदा निकलना किसी करिश्मे से कम नहीं। 3 फरवरी को सुबह करीब 8:30 बजे हिमस्खलन हुआ था। इसमें जेसीओ समेत 10 जवान दब गए थे। ऊंचाई थी 19,500 फीट। ये सभी फौजी पेट्रोलिंग पर निकले थे। 6 दिन बाद शवों की तलाश जारी थी। मशीनों से बर्फ हटाई जा रही थी। तभी लांस नायक हनुमंत थप्पा को जिंदा पाकर सियाचिन में फैली मायूसी खुशी में तब्दील हो गई। हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद अगर फंसे हुए शख्स को जल्दी बर्फ से नहीं निकाला जाता तो उसकी मौत तय मानी जाती है। अगर 30 मिनट से पहले फंसे हुए शख्स को निकाल लिया जाए तो उसके बचने की उम्मीद 50% है, जबकि 35 मिनट बाद जान बचने की उम्मीद सिर्फ 27% है। लेकिन सियाचिन पर हुए हिमस्खलन में लांस नायक थप्पा को 6 दिन बाद जिंदा निकाला गया है। पीएम मोदी ने इस हादसे में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी और उनकी कुर्बानी को देश के लिए बड़ा बलिदान बताया था। इस हादसे के बाद सियाचिन जैसी खतरनाक जगह पर सेना की तैनाती को लेकर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया कि सियाचिन से सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर जरूरी है। और अब बर्फ में दबे लांस नायक थप्पा के 6 दिन बाद जिंदा निकलने से भारतीय सेना ने भी जाहिर कर दिया है कि वो हर मुश्किल से लड़ने में सक्षम है और दुश्मनों के खिलाफ हमेशा डटी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेडली की पेशी का आज दूसरा दिन है। 26/11 हमलों के गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली ने आज फिर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हेडली के मुताबिक 26/11 मुंबई हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना, ISI और लखवी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उसने हाफिज सईद, जकीरुर रहमान लखवी और मसूद अजहर की करतूतों का भी जिक्र किया है। हेडली ने कोर्ट में पेशी के दौरान बताया कि उसने साल 2004 में लश्कर-ए-तैयबा से आतंकी ट्रेनिंग पूरी की थी। उस दौरान करीब 102 लोग मौजूद थे। उसने कहा कैंप में हाफिज सईद और जकीरुर रहमान लखवी भी मौजूद थे। मैंने उन दोनों से अमेरिका सरकार के खिलाफ केस करने को भी कहा था, क्योंकि वहां की सरकार ने लश्कर को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। हेडली ने बताया कि लखवी ने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऐसे किसी भी कदम से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से चर्चा करनी जरूरी थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब की खबरों का रुख करते हैं। सिख युवक के साथ मेक्सिको में नस्ल भेद टिप्पणी का मामला सामने आया है। अमेरिका में रह रहे अभिनेता और डिजाइनर वारिस अहलूवालिया को पगड़ी पहनने की वजह से मेक्सिको फ्लाइट में वोट करने से रोका गया, जिसके बाद निराश हुए युवक ने सोशल साइट पर अपना दुख जाहिर किया। पूरी दुनिया को लोकतंत्र का सबक सिखाने वाले अमेरिका की सरजमीन पर नस्लीय भेदभाव के मामले लगातार सुर्खियां बन रहे हैं और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है मशहूर डिजाइनर वारिस अहलूवालिया का। वारिस अहलूवालिया को मैक्सिको एयरलाइंस में जाने नहीं दिया गया। वारिस के मुताबिक मैक्सिको एयरलाइंस ने कहा कि पगड़ी की वजह से वो प्लेन में नहीं जा सकते। अपने साथ हुए इस बर्ताव से परेशान वारिस अहलूवालिया ने अपनी फोटो सोशल साइट पर डालकर दुख जाहिर किया है और अपनी आप बीती सुनाई है। वारिस एक नामवर ज्वेलरी के डिजाइनर हैं और उनकी अपनी कंपनी हाउस ऑफ वारिस है। बतौर साबित सूरत सिख वे कई टीवी प्रोग्राम्स में काम कर चुके हैं, जिनमें द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और द बीवा बॉयज प्रमुख हैं। मशहूर हस्ती होने के बावजूद उनके साथ हुए इस बर्ताव ने एक बार फिर से विदेशों में सिखों की पहचान के मसले को चर्चा में ला दिया है और दोबारा सवाल खड़े हुए हैं कि क्यों अभी भी सिख विदेशों में गलत पहचान के शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।